केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन के उपायों में राज्यों की मदद के लिए केरल और महाराष्ट्र उच्च स्तरीय दल भेजा है। अभी जहां सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामले और उससे होने वाली मौतों में कमी आ रही है, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। दोनों राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या देश के सक्रिय मामलों का 70% है। महाराष्ट्र भेजे जाने वाले केंद्रीय दल के विशेषज्ञों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC और नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। केरल भेजे जाने वाले दल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञ भेजे गए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ भी इसमें मौजूद रहेंगे। और हमारे सहयोगी शिशिर सेलार इस वक्त मुंबई से हमारे साथ इस खबर पर एक बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करते हैं। शिशिर, क्या केंद्रीय दल अभी वहां पहुंच गया है और किस तरीके से राज्य के साथ में समन्वय बनाने पर जोर हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां पर स्थिति भले ही थोड़ी कम हुई है लेकिन नियंत्रण से पूरी तरीके से कंट्रोल होती दिखाई नहीं पड़ रही, अभी भी ज्यादा मामले आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए पिछले एक महीने का अगर एवरेज देखा जाए तकरीबन 2000 से 3000 केसेस जो है महाराष्ट्र में रिपोर्ट होते हैं। हालांकि जब ये खबर आई तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी कि महाराष्ट्र में अगर सेंटर की टीम आ रही है तो उनका स्वागत है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है। और इसीलिए अगर सेंटर की टीम अगर ये आंकड़े अगर कम करने में राज्य के साथ काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इसके भी जो है पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तकरीबन हर रोज यहाँ पर 2000 से 3000 के बीच में आंकड़े, अगर कल की हम बात करें तकरीबन 1900 केसेस कल जो है यहाँ पर, और साथ ही साथ 3000 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था। हालांकि आंकड़े अगर हम देखें पिछले कुछ महीने के मुकाबले तो ये आंकड़े बेहद कम जरूर है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था महाराष्ट्र में जब यही आंकड़े दिन का अगर देखा जाए तो तकरीबन 18 से 20,000 22,000 तक जो है पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में पाए जाते थे। लेकिन चूंकि हालांकि जिस प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना केसेस कम होते दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में वो संख्या थोड़ी कम जरूर है और इसीलिए सरकार भी कहीं ना कहीं कॉशियस स्टेप्स ले रही है। और इसी का नतीजा ये है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तकरीबन 95% इस वक्त जो है रिकवरी रेट पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तकरीबन 20 लाख लोग जो है महाराष्ट्र में संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा अगर देखा जाए तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा जो है महाराष्ट्र में अब तक जो है टेस्टिंग की गई है। और सरकार का यह भी कहना है कि दिन ब दिन टेस्टिंग की संख्या बढ़ती यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसीलिए ये आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। शिशिर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, शिशिर, महाराष्ट्र में जहाँ पर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं जी शिशिर, एक चीज समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में किन जगहों पर किन पॉकेट्स में ये ज्यादा संक्रमण की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, जहां पे ज्यादा मामले, क्या वो शहरी इलाके खासतौर से मुंबई या पुणे जैसे इलाके हैं या फिर कुछ ग्रामीण इलाके भी जहां पे चिंता बनी हुई है, वो कौन से इलाके हैं? बिल्कुल, हालांकि देखिए इसका पैटर्न अगर देखा जाए पिछले कुछ महीनों में तो महाराष्ट्र में खास तौर पर जो शहरी इलाके थे, फिर चाहे मुंबई थाने जो सटे हुए इलाके हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ पुणे नागपुर नासिक जैसे इलाके जो शहरी इलाके माने जाते हैं, यहाँ पर ये केसेस जो थे ज्यादा थे। हालांकि अब संक्रमण की संख्या इन शहरों में भी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा संक्रमण अगर देखें तो इन शहरी इलाकों से ही हो पा रहा है। फिर चाहे वो मुंबई का इलाका हो, मुंबई सटे हुए ठाणे का इलाका हो, नवी मुंबई का इलाका हो या फिर पुणे जैसे एक शहर का इलाका हो, तो इन शहरों में जो है संक्रमण की तादाद अगर ग्रामीण हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी कम है। लेकिन चूंकि किसी एक जगह पर कोई हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर ज्यादा केसेस दिन ब दिन बढ़ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ पॉकेट्स में, कुछ गांव में, कुछ ग्रामीण इलाकों में जो है टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा ये आ रहा है कि वहां पर केसेस भी जो है इस वक्त बढ़ रहे हैं। तो चूंकि ये जो आंकड़े अगर देखे जाए तो किसी एक शहर के नहीं है, ये अगर देखा जाए तो शहरी और साथ ही साथ कुछ ग्रामीण इलाकों के भी ये आंकड़े सम्मिश्र है। शिशिर, एक चीज और कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी तेज गति से चल रहा है और महाराष्ट्र में इसमें लगातार तेजी से काम हो रहा है। अभी तक किस प्रकार की एक रफ्तार है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर और किस तरीके से टारगेट्स पूरे किए जा रहे हैं, उस पर भी जरा जानकारी दें। बिल्कुल, हालांकि अभी काफी दिन बीत चुके हैं महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। फिर चाहे मुंबई का इलाका हो या फिर शायद हम बात करें तो दूर दराज के महाराष्ट्र के इलाके हैं, गाँव को
तकरीबन 77% जो है कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो पहले फेज का है वो पूरा हो चुका है। कल इस बारे में जो है सरकार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा जो हेल्थ केयर वर्कर्स इससे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, हालांकि कुछ कुछ ऐसे पॉकेट जरूर थे जिसमें इनिशियल फेज में कुछ दिक्कतें जरूर आई थी और कुछ दिनों के लिए वहां पर जो है वैक्सीनेशन बंद कर दिया, लेकिन बाद में हालांकि ऑफलाइन वैक्सीनेशन भी जो है वहां पर शुरू कर दिया गया था और अब ये पूरी रफ्तार से किया जा रहा है। तकरीबन 77% जो है वैक्सीनेशन जो फेज 1 में जो रजिस्टर किए थे हेल्थ वर्कर्स और बाकी अन्य लोग, उनको जो है वैक्सीनेशन दिया गया है। जी आशीष, धारावी जैसा जो पूरा इलाका है उसमें संक्रमण को लेकर शुरुआती समय से एक चिंता रही थी। मौजूदा स्थिति किस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं करीबन उस छोटे से इलाके में ही 6-7 लाख लोग वहां पे रहते हैं और ये अपने आप एक हमेशा का चिंता का विषय रहा है। मौजूदा स्थिति क्या? बिल्कुल, देखिए धारा की बात करें तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जो है उस एरिया में रहते हैं और ऐसे में जब धारावी में कोरोना संक्रमण पाया गया था तो महाराष्ट्र सरकार और खास तौर पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की, उसने वहां पर एक टास्क फोर्स बनाई थी और साथ ही साथ केंद्र के साथ भी टीम यहां पर जो है इस वक्त काम कर रही थी। हालांकि कुछ ही दिनों में यहां पर जो संक्रमण कम हुआ था और हालांकि अगर बात करें हम पिछले हफ्तों की बात करें तो धारावी में एक भी संक्रमित जो है वहां पे पाया नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं धारावी पर जो है पूरी तरह से विजय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पा लिया। लेकिन अगर हम बात करें संक्रमण की तो एक आध दूसरे केसेस धारावी में पाए जाते हैं, लेकिन धारावी के साथ साथ जो सटे हुए अलग इलाके हैं, फिर सायन का इलाका हम कहें मुंबई में, फिर वर्ली का इलाका कहें हम, या फिर नवी मुंबई जो ठाणे जैसे इलाके हम बात करें, यहाँ पर भी संक्रमण के कुछ कुछ केसेस जो है दिन में पाए जाते हैं। अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 80 से 100 के बीच में मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की हम बात करें तो आंकड़ा इसके बीच में जाता है। शिशिर, ये जो केंद्रीय दल पहुंचेगा महाराष्ट्र, उसका क्या कार्यक्रम है? क्या वो कुछ अस्पतालों का दौरा भी करेंगे या वो जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनके साथ मुलाकात करेंगे? क्या कुछ उसके बारे में जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, हालांकि इसके बारे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बात की है कि जो टीम यहां पर आएगी उनके साथ मिलकर जो है ये पूरा काम वो करेंगे। लिहाजा जिस प्रकार से प्रोटोकॉल बनाया गया है केंद्र सरकार ने, उसी प्रोटोकॉल के जरिए काम होगा। हालांकि इस बारे में कि कहां ये टीम जाएगी, किस प्रकार से इस टीम का पूरा ब्यौरा होगा, क्या कार्यक्रम होगा, इस बारे में राज्य सरकार ने अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं दी। लेकिन आज ही सुबह हालांकि हमने जब स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि जो भी सपोर्ट सेंटर टीम को लगेगा वो सपोर्ट उनको मुहैया किया जाएगा और साथ ही साथ राज्य की टीमें भी उनके साथ जो है दिन भर काम करेगी। जी शिशिर, एक चीज और कि हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन भले ही शुरू हो गया हो, केसेस देश भर में कम हो रहे हो या महाराष्ट्र में भी कम हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल केसेस को लेकर वो अभी ज़्यादा बना हुआ है महाराष्ट्र और केरल की अगर बात की जाए। क्या और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको दिखाई पड़ रहा है एज ए सोसाइटी? लोग किस प्रकार का, क्या अभी भी जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसका लोग पालन कर रहे हैं? मास्क लगाना हो या थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, क्या या उसमें बहुत ज़्यादा लोगों में एक तरीके से ढिलाई देखने को मिल रही है? क्या स्थिति? जहां तक बात करें लोगों की, लोगों ने हालांकि जब से सरकार ने अपील की है कि मास्क पहनना जरूरी है, जिस प्रकार से अनलॉक के अलग अलग फेजेस के जरिए जो है महाराष्ट्र में अनलॉक जारी किया गया, उसके बाद लोग भी कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सतर्क है। फिर चाहे मास्क की हम बात करें या फिर जिस प्रकार से लोग जो है 2 गज की दूरी जो हम बनाए रखते हैं और साथ ही साथ स्वच्छता का भी ध्यान इसमें रखते हैं और इसी का नतीजा ये है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो केसेस 20-22 हज़ार पर डे अगर देखा जाए हर दिन जो है महाराष्ट्र में पाया करते थे, हालांकि उनकी संख्या घटकर अब तकरीबन 2000 से 3000 के बीच में आ चुकी है। चूंकि ये संख्या भी काफी बड़ी है और इसके लिए सरकार भी जो है बड़े कॉशियस तरीके से जो है कदम उठा रही है और इसका नतीजा हम देखेंगे कि मुंबई में जो लोकल ट्रेन है, जहाँ पे कई सारे लोग जो है ट्रैवल करते हैं, हालांकि लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए खुली नहीं थी, लेकिन 1 फरवरी से जो है ये लोकल ट्रेन शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद उसमें भी जो है कई सारे प्रावधान सरकार ने किए कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वक्त सीमित कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारे उपाय सरकार भी कर रही है और लोग भी अपनी तरफ से जागरूक है। बावजूद इसके जब कोरोना संक्रमण जो शुरू हुआ था तब सबसे ज्यादा तादाद जो है महाराष्ट्र में पाई गई थी और इस सिर्फ महाराष्ट्र के हम शहरी इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही महीनों बाद यह संक्रमण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, फिर चाहे वो लातूर जैसा इलाका हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ जैसे गांव हो, कोंकण का इलाका हो, इन सभी जगह पर जो है संक्रमण फैल गया। तो ऐसे में सरकार को बड़ी तौर पर एक प्लानिंग करनी थी किस प्रकार से संक्रमण जो है कम किया जा सके और सरकार ने ये किया भी। चूंकि जिस प्रकार से देखा मेरी परिवार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चला गया था, जिसके तहत जो है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाए उस पर भी ध्यान रखा गया। साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑफिसेस थे उनको भी कहा गया है कि किस प्रकार से वो वर्कफोर्स जो है मैनेज कर पाए, क्योंकि पीक आवर्स में लोग इकट्ठा ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से यहाँ पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएगी और
जो कोविड हॉस्पिटल्स थे, चूंकि कोविड हॉस्पिटल की संख्या काफ़ी बेहद कम थी और वह शहरी इलाकों तक सीमित थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों तक जो है ये कोविड हॉस्पिटल्स पहुंच चुके हैं। जी। तो ऐसे में टेस्टिंग करके, ट्रेसिंग करके और जहां पे जरूरत हो तो आइसोलेशन करने की भी जरूरत सरकार ने, हालांकि उसके लिए आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए थे और जो लोग होम क्वारंटाइन होना चाह रहे थे उनकी तादाद भी महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो इन सभी के अगर देखा जाए उसका रिजल्ट ये निकला है कि ये रिजल्ट कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रहा है। हालांकि रिजल्ट पूरी तरह से थमे नहीं है, सरकार इस वक्त भी जो है कार्य कर रही है और सरकार ये भी कह रही है जी कोई भी सिम्टम्स अगर लोगों को दिखाई दे तो जल्द से जल्द जो है अपनी टेस्टिंग करवाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फायदा होगा आने वाले समय में भी पूरी तरह से कोरोना से जो है महाराष्ट्र को निजात पाने के लिए। जी शुक्रिया शिशिर, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर कल विस्तार से चर्चा कराने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी होने के कारण सदन की कार्रवाई को 10:30 बजे तक के लिए पहले स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सदन में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई को एक बार फिर से 11:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर आज ही चर्चा कराए जाने पर जोर दे रहा था। उच्च सदन में शोर शराबा न थमने से कार्रवाई को एक बार फिर से तीसरी बार 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12:30 बजे के बाद ही हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की अधिक खबर पर जानकारी करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह, जो कि इस वक्त संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे साथ में। नीरज, क्या कुछ भी आज कामकाज हो पाया अगर हम राज्यसभा के विधायी कामकाज के लिहाज से बात करें तो? देखिए, बिल्कुल आज आरेंद्र सुबह से ही हंगामा लगातार हो रहा था। 9 बजे जैसे ही राज्यसभा शुरू हुई और उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस बात का जिक्र करती रहीं सभापति से कि जो किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। सभापति ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि कल का समय है और उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है और आज का दिन जो कामकाज का दिन है, तो जो कई सारे जो बिल हैं उन पर जो चर्चा है वो होनी चाहिए और उन बिलों को पेश किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, क्योंकि अरेंद्र आप भी देखो कि लोकतंत्र में सहमति एक बड़ी चीज़ होती है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि वो चर्चा करना चाहता है तो उसको जिद नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब सभापति इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उस मुद्दे पर कल विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, तमाम जो सदस्य हैं उस चर्चा में भाग ले सकते हैं और सभी की जो बातें हैं उसको सुना जाएगा और सरकार की तरफ से भी उसमें भाग लिया जाएगा। लेकिन लगातार विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि वो किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहता है और सदन को वो चलने नहीं देगा। और ये भी देखना मिला आनंद देखने को कि जब पीठ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि वो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, लेकिन कई सारे सदस्य हैं वो उठकर बेल में आ गए और लगातार हंगामा करने लगे। यही कारण है कि आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू में 3 बार स्थगित करनी पड़ी और चौथी बार भी जब हंगामा नहीं रुका तमाम समझाने के बावजूद, तो उसके बाद कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो ये निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसका जो हठ धर्मिता वाला जो रवैया है, जो पिछली बार भी देखने को मिला था कि लगातार हंगामा करना और काम नहीं होने देना, वही आज राज्यसभा में देखने को मिला रहा है। तो नीरज, लेकिन कल के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि सभापति ने आश्वासन दिया कि आप कल विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, तो क्या कल के विधायी कामकाज में किसानों के मसले पर चर्चा हो सकती है? अगर होगी तो निश्चित तौर से विपक्ष तो कम से कम उसमें भाग लेगा ही। देखिए, बिल्कुल कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो राज्यसभा में होगी और आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है। कल जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र कर रही थीं कि वो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, आप भी अगर देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का जिक्र था जो कृषि जो बिल हैं उनको लेकर भी राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो किसानों के हित के लिए हैं और किस तरह से आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे एग्रीकल्चर को कितना मजबूत कर सकते हैं। तो जब उस बिल पर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी ये मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रखें। लेकिन अगर विपक्ष आज की तरह ही अगर हट धर्मिता वाला रवैया अपनाता है तो कल भी हो सकता है कि कार्रवाई है उसे बाधित करना पड़े। लेकिन इतना कह सकते हैं कि सरकार भी चाहती है जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बात रखें और सरकार भी अपनी तरफ से जो तमाम बातें हैं उनको स्पष्ट करना चाहती है और कल
हमको लगता है कि विपक्ष को कम से कम एक मौका होगा उस बहस में भाग लेकर अपनी बात को सामने रखने का। शुक्रिया नीरज, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप विजय चौक पे मौजूद थे और आज की राज्यसभा की कार्रवाई पर विस्तार से बता रहे थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और ताज़ा खबरों पर। एरो इंडिया एयर शो का आज बेंगलुरु में रिहर्सल किया गया। इस एयर शो का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलहांका एयर फोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आयोजित होने वाले इस शो का यह 13वां संस्करण है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिए इस शो को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही भारत का पहला सेमी स्टील्थ ड्रोन का मॉडल भी एयर शो एरो इंडिया में पेश किया जाएगा। वॉरियर नाम का ड्रोन स्वदेशी कार्यक्रम कैट्स यानी कॉम्बैट एयर ट्रीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। यह मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद सटीक मिश्रण है जो दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेद देगा। एरो इंडिया शो में बोइंग, IEH कॉरपोरेशन, GE एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और टेक्ट्रा सिस्टम्स समेत अमेरिका की अहम रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। अमेरिका का BAB लॉन्चर भारी बम वर्षक एयरक्राफ्ट एरो इंडिया एयर शो के फ्लाई बाय प्रदर्शन भी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के दूसरे LCA के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी और भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा यह कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको यह मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा है कि तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू होने से HAL हर साल करीब 16 तेजस का निर्माण कर सकेगा और इससे प्रोडक्शन लाइन के करीब 5,000 लोगों को सीधे रोजगार भी मिल सकेगा। जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। और फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो।
कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। बात बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जब संसद में 2021-22 का बजट पेश किया तो वो आत्मनिर्भर भारत का बजट था, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर रहा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना काल का ये बजट अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और रफ्तार पकड़ाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। वहीं पीएम मोदी ने बजट को भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला करार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ नए दशक के पहले आम बजट को पेश करने के लिए लाल रंग के पारंपरिक पिटारे को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थीं। वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरी करने की चुनौती, तो साथ में ही कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का दबाव भी। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें बजट के दस्तावेज की जगह था डिजिटल बजट, जो था एक टैबलेट में। वित्त मंत्री के डिजिटल बजट में आत्मनिर्भर भारत का खाका था तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का बम्पर पैकेज भी। अन्नदाता को सुखी और समृद्ध बनाने के कदम थे तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का रोड मैप भी। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। To lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि बजट से कैसे देश को फायदा होने वाला है। Proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment and inclusive development, among others. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि बजट में नई घोषणाएं तो हैं ही, 2015-16 के उन 13 वादों पर भी तेजी से काम हो रहा है जिन्हें देश की आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे किए जाने हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि उनका बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and a 6th, minimum government and maximum governance. वित्त मंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि बजट ऐसी मुश्किल हालात में पेश किया गया है जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कोरोना काल में सरकार के उठाए तमाम कदमों, खासकर आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जिक्र किया और कहा कि इनके जरिए ढांचागत सुधारों को गति दी गई है तो साथ ही कृषि, MSME जैसे तमाम सेक्टर्स को बढ़ावा भी मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई 2021 में भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को तैयार है। Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs to
that it needs for a sustainable growth. इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। बजट पेश करने के लिए संसद आने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री कोरोना काल में बार बार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं और ये बजट उसी संकल्प की दिशा में एक कदम है। पार्लियामेंट टीम के साथ डीडी न्यूज। वहीं मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की और एक खास स्कीम भी चलाई है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया है। स्वास्थ्य के बजट में 137% का इजाफा किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तावों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव की गहरी छाप थी। खासतौर पर महामारी के अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर असर को बजट में खास तवज्जो दी गई। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के जिक्र के साथ अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र पर खास जोर दिया, जो कि आत्मनिर्भर भारत के 6 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कोविड-19 के स्वास्थ्य संकट के दौरान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। सरकार ने 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से सोमवार को 2,23,846 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 137% का इजाफा प्रस्तावित है। The investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजना के तहत 11 राज्यों में सभी जिलों और 3,382 ब्लॉक में जन स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करना, 602 जिलों में जटिल सेवा अस्पताल खंड और 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना, 17 नए जन स्वास्थ्य इकाइयों को क्रियात्मक बनाना और प्रवेश के केंद्रों, 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 सीमा चौकियों पर 33 मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करना, 15 आपातकालीन स्वास्थ्य ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, 9 बायो सुरक्षा 3 प्रयोगशालाएं, 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की स्थापना। New centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. केंद्रीय बजट में कोविड-19 वैक्सीन के विकास को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आंका गया है। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, भारत में निर्मित निमोनिया संबंधी वैक्सीन पूरे देश में उपलब्ध कराई जाएगी। संसद में सरकार राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पारित कराने के लिए पेश करेगी। पोषण को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में पोषण अभियान और अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम के विलय का प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट में पेयजल और स्वच्छता विभाग को साल 2021-22 में 60,030 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो साल 2020-21 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा है।
बजट में उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जिससे स्वस्थ और फिट इंडिया की नींव तैयार हो सकेगी। डीडी न्यूज। बजट को खाका दिया गया है। तमाम जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनको क्या क्या मुख्य तौर पे बजट आवंटन रहा है, आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कि कैसे किसको क्या कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सबसे पहले आवास और शहरी कार्य की बात करें तो लगभग इनको 54,581 करोड़ रुपए के आवंटन का जिक्र साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम परिवार कल्याण के लिहाज से बात करें तो फिलहाल ये लगभग 74,000 का जो प्रावधान है, अगर ये सारे प्रावधानों को मिला लिया जाए जिसमें जो ढांचागत सुधार की भी बात है तो ये लगभग 137% इसको बढ़ाया गया है और 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हिस्से में जाता नजर आएगा। तो वहीं अगर हम शिक्षा के लिहाज से बात करें तो ये लगभग 94,000 करोड़ रुपए के आसपास आवंटन दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से तमाम जो विभाग हैं, जो मद हैं, उनमें आवंटन को बढ़ाया गया और कोशिश ये है कि हर जगह एक प्रकार से वो डिमांड जनरेट हो और एक तरीके से वो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो मजबूती से आगे बढ़े और ढांचागत विकास को बहुत ज्यादा बुनियादी तरीके से मजबूत करने पर जोर है। हम देखते हैं किस और अगली स्लाइड में कि किस तरीके से अन्य विभागों को और मंत्रालयों को पैसे का आवंटन किया गया। अगर हम बात करें रेल की तो रेलवे, क्योंकि हम पहले जानते थे पहले रेलवे का बजट अलग से होता था, लेकिन कुछ वर्षों से इसको आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन रेलवे के लिहाज से भी 1,10,000 करोड़ रुपए के टोटल आवंटन का एक तरीके से प्रावधान किया गया है। कई प्रकार की नई परियोजनाएं, खासतौर से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उन पर फोकस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और मेट्रो रेल परियोजना पर भी फोकस किया गया। इस लिहाज से 1,10,000 करोड़ रुपए के रेलवे को आवंटन का दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क और राजमार्ग की बात की जाए, मोदी सरकार का बहुत फोकस कनेक्टिविटी बढ़ाने पे और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने पे है। इनमें सड़कें और राजमार्ग, हाईवेज एक बड़ा रोल अदा करते हैं। इनके लिए 1,18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान का एक तरीके से किया गया है इस बजट में। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सड़कों के जाल को बिछने से अर्थव्यवस्था को और तेज गति मिलती दिखाई पड़ती है। और कृषि के लिहाज से अगर बात की जाए तो 1,31,531 करोड़ रुपए के प्रावधान को दिखाई पड़ रहा है और हर वो कोशिश की जा रही है ताकि किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। एमएसपी को बढ़ाने की बात हो या कृषि के आधारभूत संरचना को मजबूत करने की बात हो, उन तमाम विषयों पर लगातार फोकस रहा है और ये फोकस इस बार के बजटीय आवंटन में हमको इन प्रावधानों के आधार पर भी दिखाई पड़ रहा है। अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि अन्य विभागों और मंत्रालयों को किस प्रकार से पैसों का आवंटन हुआ इस आत्मनिर्भर भारत बजट को जो लाने की बात की गई। ग्रामीण अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1,33,000 करोड़ से ज्यादा का एक बजटीय प्रावधान दिखाई पड़ रहा है और ग्रामीण ढांचागत विकास पे बहुत फोकस है। मंडियों को बनाने को लेकर हो, उनका तरीके से इंटरनेट से जोड़ने की बात हो, सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, किसान को अपने खेत से बाजार तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, इस प्रकार की तमाम जो प्रावधान है उस लिहाज से बहुत कुछ इस बजट पे प्रावधान करने की बात की गई। इसके अलावा अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो 1,66,547 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर हम उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय की बात करें तो यहाँ पर हमको 2,56,948 करोड़ रुपए का प्रावधान दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि जो खाद्य मंत्रालय है वो तरीके से जो मुफ्त राशन होता है या जो सब्सिडी वाला राशन होता है उसको पहुंचाने की महती जिम्मेदारी उनके पास होती है। इन सारे प्रावधानों को वो करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा काम करने की बात की गई। और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा यानी डिफेंस की बात की जाए, जो तमाम रक्षा चुनौतियां भारत के सामने, उसके लिहाज से रक्षा मंत्रालय का जो बजट है वो 4,78,196 करोड़ रुपए का किया गया है। ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा इजाफा है रक्षा मंत्रालय में कि भारत की रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां ना आने पाए। तो इस लिहाज से भी तमाम प्रावधान किए गए हैं। तो हम ये आपको लगातार बता रहे थे किस तरीके से तमाम मंत्रालयों में और किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि इसका प्रावधान किया जाए। और कोशिश ये थी कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का जो एक बजट का सपना है उस पर दिशा में आगे बढ़ा जाए। यहाँ से आगे बढ़ते और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इजरायली दूतावास के धमाके के मामले की जांच NIA करेगी और इस मामले पर और जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी सुधाकर दास देंगे। उनसे हम बात करते हैं। सुधाकर, क्या अब ये फैसला हुआ कि ये पूरी जांच NIA करेगी? जी बिल्कुल, देखिए आरेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश NIA को दिया है और इस मामले में इस घटनाक्रम में पूरा मामला कहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि NIA अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी
इस पूरे मामले को देखेगी। और हम जानते हैं कि इस मामले को एक आतंकी घटना की तरह देखा जा रहा है। कल ही आनंद, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात हुई थी और उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये भी आश्वस्त किया था कि न सिर्फ इजराइल के राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी बल्कि अपराधियों को खोजने और दंडित करने के लिए सभी संसाधनों को एक तरह से तैनात किया जाएगा। और उस एक तरह से इस बैकग्राउंड में भी इस घटना को देख सकते हैं। ये जो बड़ा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया और देखिए एक आतंकी घटना है और जिस मौके पर हुआ हम जानते हैं कि भारत और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसकी वर्षगांठ का ये मौका था। तो एक तरह से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की अगर कोई साजिश है तो NIA ही सबसे एक तरह से बेस्ट एजेंसी है जो इस मामले की जांच कर सकती है और निश्चित तौर पर खासतौर से आतंकी घटनाओं के तार एक तरह से उलझे हुए तार ढूंढने में NIA एक कारगर एजेंसी साबित हो सकती है। तो इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया। शुक्रिया सुधाकर, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और भारत और कतर के बीच चौथा विदेश कार्यालय विचार विमर्श कल वर्चुअली आयोजित तरीके किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने किया। कतर पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद हसन अल हमादी ने किया। दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि कोविड महामारी के बावजूद उनके बीच संपर्क बना रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। पिछले वर्ष दिसंबर में कतर के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए थे। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मेड इन इंडिया वैक्सीन की एक खेप आज संयुक्त अरब अमीरात के दुबई पहुंची है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्मित वैक्सीन दुबई पहुंच गई है। विशेष मित्र के साथ विशेष संबंध। गौरतलब है कि भारत इससे पहले भी पश्चिम एशियाई देशों में बहरीन को कोविड वैक्सीन की खुराक उपहार के स्वरूप भेज चुका है। और वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत निर्मित कोविड वैक्सीन की खेप कल दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया पहुंची। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप मिलने की पुष्टि की। वैक्सीन की खेप प्राप्त करने के बाद सिरिल रामाफोसा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका जल्द ही व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में वैक्सीन की खेप पहुंचने की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीन के अल्जीरिया पहुंचने की भी पुष्टि करते हुए कहा कि एक विश्वसनीय साझेदारी को नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ब्राजील, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स जैसे अन्य कई देशों को कोविड वैक्सीन उपहार स्वरूप भेंट कर चुका है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और इस छोटे से ब्रेक के बाद अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी खबरें खासतौर से सबकी नजरें सेंसेक्स पे लगातार बनी हुई हैं? आनंद, बिल्कुल कल के बजट का बहुत ही जोरदार स्वागत किया है बाजार ने। करीब 1000 अंक से अधिक का उछाल देखा गया और 49,000 अंक के पार ये सुबह में खुला।
जल्द ही सुबह के कारोबार में इसने 50,000 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया। ये लगातार पिछले हफ्ते 50,000 के स्तर से नीचे आ गया था। इससे पिछले सत्र में सेंसेक्स 48,600 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। मौजूदा समय में अगर तुरंत हम बात करें तो सेंसेक्स करीब 49,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 14,570 के स्तर पर बना हुआ है। और बाजार में ये उछाल क्यों है और निवेशकों में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम मुंबई से हमारी संवाददाता से बात करेंगे, श्यामा से। श्यामा, ये जो पूरा बजट को हम देखें तो बाजार ने निश्चित रूप से उसका स्वागत किया है, और किस तरीके के सेक्टर हैं, क्या निवेशकों की राय है और क्या कौन से ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स हैं जिसका बाजार ने खुलकर स्वागत किया है? जी अभिषेक, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मार्केट जो होता है एक पैरामीटर होता है, जब बजट आता है उसके बाद में मार्केट अगर अच्छे ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा है तो माना जा सकता है कि बजट है बहुत अच्छी तरीके से आया हुआ है। इसी बात की सराहना करते हुए कल हमने एक उछाल देखी थी, लगभग 5% की उछाल देखी थी निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। आज अगर बात कर लें तो कह सकते हैं कि ये रैली जो है वो कंटिन्यूड है, दूसरे दिन पर भी हैंगओवर एक रहा है अच्छे बजट का, एक होलिस्टिक बजट है, कॉम्प्रिहेंसिव बजट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स हुए हैं सेक्टर वाइज लेके, आप एग्री की बात कर लीजिए, रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए, तो ये सारे ही जो अलाइड सेक्टर्स हैं, एग्री से अलाइड सेक्टर्स हैं या सीमेंट, स्टील, ये सारे सेक्टर्स हैं, बैंक सेक्टर्स हैं, ये सारे ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो ये उछाल आया हुआ है, मार्केट्स की एनालिस्ट की बात करें तो वो यही एक राय देते हैं कि फिलहाल कॉशन का समय है, आप ट्रेड कर रहे हैं तो कॉशियस रह के इसमें ट्रेड करिए, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट है काफ़ी अच्छे जोन में कारोबार कर रहा है, पर इसमें करेक्शन भी उम्मीद की जा रही है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आपने ये भी पूछा कि कौन से ऐसे जो पॉइंट्स है जिसका मार्केट ने स्वागत किया है, तो सबसे पहले ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे बजट था, एक्सपेक्टेशन से बेटर बजट था, इस बात का स्वागत किया है। साथ ही एक डर था कि कहीं कोविड सेस को लागू ना किया जाए इस बजट में, या एक्स्ट्रा कोई सेस लागू ना किया जाए, वो कहीं नहीं हुआ है, इसका एक स्वागत किया है। इसके अलावा टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ये भी एक बात है जो मार्केट सराह रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें या मार्केट एनालिस्ट की बात कर लें तो सभी इस बात को लेके खुश हैं कि बजट जो एक होलिस्टिक बजट आया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। अभिषेक जी श्यामा, शुक्रिया बाजार के सेंटिमेंट से हमें अवगत कराने के लिए। आप बाजार पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास वापस आएंगे। उधर विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 2 फरवरी 2021 को मजबूती के साथ खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपये में करीब 1 पैसे की मजबूती देखी गई है और ये 73 रुपये 1 पैसे के स्तर पर खुला है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर हुआ था और ये 73 रुपये 2 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। बजट में सोने चांदी पर भी अनाउंसमेंट्स हुई है और कस्टम ड्यूटी हटाए जाने के बाद सोने चांदी की कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिला है। कल सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली थी, वहीं चांदी की कीमतों में तेजी आई थी। आज भी सोने में गिरावट का रुख जारी रहा। सोना MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर करीब 0.8% गिरकर 48,438 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसके अलावा चांदी में लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। विदेशी बाजार की बात करें तो अमेरिका में सोने का कारोबार $3 की गिरावट के साथ $1856 प्रति औंस के रेट पर बना हुआ है। वहीं चांदी का कारोबार $0.28 की गिरावट के साथ $28.42 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अर्थ जगत की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आपको वापस लिए चलते हैं आर्यद्र के पास। शुक्रिया अभिषेक इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की करते हैं जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में पहले बात म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और शीर्ष नेता आंग सान सू की समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश की सेना के टीवी चैनल पर कहा गया है कि देश में 1 साल तक आपातकाल रहेगा। म्यांमार में सरकार और सेना के बीच नवंबर में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर बीते कुछ समय से तनाव बना हुआ था। चुनाव में सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का दावा है कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार पर आपात बैठक बुलाई है।
भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि वह हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में रहा है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि म्यांमार का घटनाक्रम चिंताजनक है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए। हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। वहीं भारत ने म्यांमार में मौजूद भारतीय नागरिकों से मौजूदा परिस्थितियों में अनावश्यक यात्रा नहीं करने का परामर्श जारी किया है। म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर नागरिक दूतावास से संपर्क भी कर सकते हैं। दूतावास ने अपना संपर्क सूत्र भी जारी किया है। जरूरतमंद व्यक्ति ईमेल आईडी cons.yangon@mea.gov.in पर या फिर मोबाइल नंबर 095419602 पर संपर्क कर सकता है। यंगून नई दिल्ली सेक्टर में एयर इंडिया की उड़ान में भी फेरबदल किया गया है। 4 फरवरी को सूचीबद्ध एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1233 अब 11 फरवरी को संचालित होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार दिया है। बाइडेन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की समेत देश के शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका आलोचना करता है। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक समुदाय से भी आह्वान किया है कि वह एक स्वर में म्यांमार की सेना पर दबाव डालें। जो बाइडेन ने कहा है कि म्यांमार की सेना द्वारा तख्तापलट, आंग सान सू की व अन्य प्राधिकारियों को हिरासत में लिया जाना और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। और पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद है। अजय, क्या कुछ है ये पूरी घटना, कहाँ की है और थोड़ा विस्तार से बताइए। आर्यन, ये घटना पंजाब के जलालाबाद इलाके की है, जहां पर नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में होने वाले हैं, जिसका नामांकन चल रहा है। और उसी के नामांकन के लिए सुखबीर सिंह बादल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे थे नामांकन स्थल पर, और वहीं पर कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और पत्थरबाजी की घटना हुई है, इसकी खबर आ रही है। और जो सुखबीर सिंह बादल हैं, उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ है, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। और इसके साथ ही साथ जानकारी ये भी आ रही है कि उसके रिटेलिएशन में सुखबीर सिंह बादल के जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने कुछ राउंड फायरिंग भी की है। इस लिहाज से स्थिति वहां पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है और जो प्रशासन है वो स्थिति को नियंत्रण में किए हुए है। जो कोर्ट परिसर है जहां पर नामांकन किया जाता है, उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। कोई अंदर या बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अभी जलालाबाद में स्थिति काफी तनावपूर्ण हुई है। शुक्रिया अजय, इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका अजय। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो सुचित्रा? शुक्रिया अरिंद्र। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ, क्योंकि क्रिकेट सीरीज पर इस वक्त सबकी नजर बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों ने पहले टेस्ट से पहले क्वारंटीन पूरा कर लिया है। दोनों टीमों ने जरूरी टेस्ट भी पूरे कर लिए हैं। सभी सदस्यों का 3 बार कराया गया कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। आज से दोनों टीमों ने नेट पर अभ्यास शुरू कर दिया है। सीरीज का पहला टेस्ट 5 फरवरी से शुरू होगा। सीरीज के पहले 2 टेस्ट चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाएंगे। बाकी के 2 टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा ग्राउंड में खेले जाएंगे। वहीं पर 5 मैच की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। उसके बाद पुणे में 3 वनडे खेले जाएंगे। भारत जहां हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आया है, वहीं इंग्लैंड भी शानदार फॉर्म में है और श्रीलंका को उनके घर पर ही मात देकर आए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के हिसाब से ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई ने चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति अनौपचारिक रूप से दे दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट दर्शकों की मौजूदगी में खेले जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि स्टेडियम में 50% की क्षमता तक दर्शकों को आने दिया जाएगा।
स्टेडियम के 3 स्टैंड दर्शकों के लिए खोले जा सकते हैं। हालांकि अभी तमिलनाडु सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार है। दूसरा टेस्ट 13 फरवरी से शुरू होगा। औपचारिक अनुमति मिलने के बाद टिकट और बाकी व्यवस्था के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर यान चैपल का कहना है कि भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी सीरीज में दोनों टीमों के शीर्ष क्रम की लड़ाई प्रमुख होगी। उनका कहना है कि इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाजों को सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चैपल का कहना है कि भारत और इंग्लैंड की सीरीज में वैसा ही रोमांच देखने को मिलेगा जैसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज में दिखा था। सेरेना विलियम्स का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 3 हफ्ते की देरी से शुरू नहीं होता तो वो इसमें भाग नहीं ले पाती। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खिलाड़ियों का क्वारंटीन पूरा करवाने के लिए देरी से शुरू किया गया। सेरेना विलियम्स लंबे समय से अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एड़ी की तकलीफ से पार पाने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की जरूरत थी, जो उन्हें टूर्नामेंट थोड़ी देर में शुरू होने से मिल गया। लिवरपूल ने शाल्क से तुर्की के सेंट्रल डिफेंडर ओजान कबाक को लोन पर खरीदने की डील पूरी कर ली है। 20 साल के कबाक इस सीजन के अंत तक के लिए लिवरपूल में शामिल हुए हैं। क्लब ने 25 वर्षीय डिफेंडर बेन डेविस को भी साइन किया है। लिवरपूल के पास सीजन के अंत में कबाक को कुछ शर्तों के साथ 18 मिलियन पाउंड में खरीदने का विकल्प भी है। फिलहाल वे 1 मिलियन पाउंड की लोन फी देंगे और गेम्स के हिसाब से उनको फी देंगे। लिवरपूल के सेंटर बैक जोएल मैटिप एड़ी की चोट के कारण इस पूरे सीजन में नहीं खेल पाएंगे। 29 वर्षीय मैटिप को पिछले गुरुवार टॉटनहैम के साथ हुए मैच के दौरान चोट लग गई थी। वर्जिल वैन डाइक और जो गोमेज पहले से ही चोटग्रस्त हैं। ऐसे में लिवरपूल की मुश्किल काफी बढ़ गई है। हालांकि लिवरपूल ने ओजान कबाक और बेन डेविस को खरीदकर अपना डिफेंस मजबूत करने की कोशिश की है। तो ये थी खेल से जुड़ी इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आरेंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर पल पल की खबर से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आर्द्रभूमि यानी धरती पर मौजूद दलदली और नमी वाला क्षेत्र जो पृथ्वी पर पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। दुनिया की कुल आर्द्रभूमि में भारत का हिस्सा करीब 2.4% है, जबकि वैश्विक जैव विविधता में भारत की भागीदारी तकरीबन 8% के करीब है। We will identify wetlands of international importance, document them, identify the parameters based on which we could categorize them. We are targeting is that is this year at least 75 wetlands, major wetlands, which are of international importance. We could document. महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पहले से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं दो टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। Namaskar and welcome to Midday Prime. I'm Sakal Bhatt, and on the show this afternoon we take a closer look at health sector allocations and how Atmanirbhar vision of Prime Minister Modi has been the mainstay of the budget this time around. We will talk about the critical outlays in critical sectors. We'll also keep an eye on parliamentary proceedings today. Remember, Rajya Sabha has been disrupted by the opposition by staging a walkout. We get you the latest also on Myanmar coup with former envoy, former ambassador joining us on the show. While the Indian government has, remember, just come out with an advisory for Indian citizens in Myanmar to avoid any sort of travel to Myanmar and take necessary precautions in the wake of recent developments. We will talk about it. We will also get you a special feature on the World's Wetlands Day, which is celebrated today globally. But first up on Midday Prime, here are the headlines. Centre disputes two high-level multidisciplinary teams to Kerala and Maharashtra to collaborate with state health authorities in COVID prevention and management. The two states constitute 70% of the active cases. Recovery rate in the country crosses 97%. Over 39.5 lakh healthcare workers are vaccinated till yesterday. Rajya Sabha adjourned till tomorrow due to continuous interruption by the opposition on farmers' issues. No proposed legislative businesses could be taken up due to the opposition created ruckus. Lok Sabha to take up motion of thanks to the President's address. Markets rise sharply on the second consecutive day over positive post-budget sentiment. Sensex jumps 1,300 points at the opening, touching whopping 50,000 mark, while Nifty jumps 300 points. In other news, Raksha Mantri Rajnath Singh inaugurates the second assembly line of the 4th Gen Light Combat Aircraft in Bangalore, as asserts that it will strengthen self-reliance in defence manufacturing. Says India cannot remain dependent on other countries for its defence requirements. World Wetland Day today being observed across the world with the theme of wetlands and water. Environment Minister Prakash Javadekar highlights India's achievements
in the protection of wetlands, showing government's commitment in environment conservation. And Myanmar army announces a major cabinet reshuffle after seizing power. State Councillor Aung San Suu Kyi remains in detention. India issues advisory for Indian citizens in Myanmar to take due precautions. UN Security Council to hold emergency meeting today. And let's begin the Midday Prime with the big news we are tracking at this hour. Union Health and Family Welfare Ministry has decided to depute 2 high-level multidisciplinary teams to Kerala and Maharashtra to collaborate with the state health authorities in instituting public health measures for COVID-19 management. Now, the central teams to Maharashtra, they comprise of experts drawn from National Centre for Disease Control and Dr. RML Hospital in National Capital,